आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दरख्वास्त इस वजह से भी हम आपसे बार बार करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो ख़बरें हैं उनको दबाने का एक सिलसिला जो है वो जारी है और आप ही दोस्त जो हैं इसको रोक सकते हैं। राय साहब, एक तो इमरान खान की खुफिया हस्पताल मुंतकली, इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा का बजट और शराइत क्या रखी जा रही हैं वहाँ पर भी कुछ लो और कुछ दो की बात है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील की ऑफ़र फैसल वाडा साहब कर रहे हैं। ये मामला क्या है और किस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ले लो जो मिलता है, क्या ले लो, वो क्या दे रहे थे और क्या मुतालबा था, और टेलीविज़न चैनल पे बैठ के ये डील हुई है। और फिर काबीना में रद्दोबदल की खबरें भी आ रही हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राय साहब पीटीआई से रब्ता कर लिया है इत्तेहाद का, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है। मरकज़ में कैदी नंबर 804 और न जाने क्या क्या वो नाम देते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये सीट के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जो है वो जाएंगे और ये काम जो है वो करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं राय साहब, जो पहली खबर हमारी है वो खान साहब की हस्पताल मुंतकली के हवाले से। कुछ दावे राय साहब सामने आए, ज़राए कहें इसे या फ़िलासफ़र्स कहें या फिर अर्दली या रॉन्ग नंबर्स, वट एवर यू कॉल देम, टाउट्स, जो भी ये ज़राए जहाँ से खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं जी कि 11 और 12 जून की दरमियानी रात एक गैर मामूली पेशरफ सामने आई जब एक जानिब रहनुमा इमरान खान की मुमकिन आमद के इंतज़ार में पिम्स और अलशिफा अस्पताल के अतराफ मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ उन्हें खामोशी से अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राई बताते हैं कि अस्पताल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया गया। अच्छा, अभी ये आपने बताना है कि अलशिफा इंटरनेशनल पिंडी वाला और है कि इस्लामाबाद, ये आपने बताना है। अस्पताल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि इस मौके पर उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू और उसके मुमकिन असरात के बारे में ताहाल कोई बाज़ाब्ता तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं राय साहब? ये जो मुलाकातों की बात हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? डील ऑफ़र करवाई जा रही, क्यों करवाई जा रही है? जो रैशनल इसके अंदर क्या है, कैच क्या है? ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़, वो जहाँ कहा जाता है वहाँ खड़ी हो जाती है, जहाँ कहा जाता है वहाँ पे वो लेट जाती है, जहाँ कहा जाता है वहाँ पे वो दस्तखत करती है, जहाँ कहा जाता है वहाँ पर वो तारीफ़ करती है, और जब वो मार पड़ती है तब राय साहब आगे से ही रोते भी नहीं हैं। तो ऐसी हुकूमत के होते हुए वो इमरान खान की तरफ या इमरान खान से डील की क्यों ऑफ़र कोई करवाएगा? क्यों ये खबरें इस तरह से लॉन्च करवाई जा रही हैं? मंजर कुछ और है, हमें कुछ और दिखाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इल्यूजन है जो हमारे सामने राय साहब। देखिए हाशमी साहब, आपका जो सवाल है इसके जवाब में दो वाक़यात का जायज़ा ले लिया जाए या दो वाक़यात अपने व्यूअर्स के सामने रखे जाएं तो इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। पहला तो आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ ये क्लेम किया गया कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी में ले जाया गया। तो पिंडी वाला हॉस्पिटल कौन सा है और इस्लामाबाद वाला हॉस्पिटल कौन सा है? इस्लामाबाद में जो हॉस्पिटल है ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और जो इमरान खान साहब की बहनों का और इमरान खान साहब के मुआलजीन जो इससे पहले इमरान खान साहब का इलाज करते रहे, और इसके अलावा जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बार बार ये कहा था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी रिप्यूट है और बड़ा महंगा हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। अब एक तो ये जो हॉस्पिटल है, ये जो पिम्स हॉस्पिटल है, इससे हार्डली कोई 4-5 मिनट की ड्राइव पर है। दूसरा जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, वो है शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो वो स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल जो है वो है आपके अमराज़े चश्म, यानी आँखों की और बिनाई की बीमारी के हवाले से, अगर किसी को मोतिया हो गया है या आँखों की कोई बीमारी है तो वो उस हवाले से है। अब
शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चूँकि बहुत जदीद मशीनरी है, इसका अलग एक डिपार्टमेंट भी है, लेकिन इस वजह से इसको प्रेफर किया गया इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से और जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कि ये एक नया हॉस्पिटल है, एक जदीद हॉस्पिटल है। जो शिफा आई हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इसके मुतल्लिक ज़ाहिर है कि सबको पता है कि ये जो है यानी पीटीआई का या इमरान खान साहब के अहल खाना का ये कंसर्न हो सकता है कि ये चूँकि पाकिस्तान के रियासती इदारे के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, तो इस वजह से भी उनके शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और दूसरा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के मुतल्लिक एक आम तासुर है कि ये एक जदीद हॉस्पिटल है। एक तो ये इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर फ़र्क है, और इमरान खान साहब को रावलपिंडी वाले नहीं, इस्लामाबाद का जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे शिफ्ट करने की दरख्वास्त या मुतालबा पीटीआई की जानिब से और अलीमा खान साहिबा की जानिब से किया गया था। दूसरा, जो आपने कहा कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट नाखुश है या इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ वो समझौता क्यों करेंगे। डील तो ज़ाहिर है कि पीटीआई के साथ नहीं होगी, ना पीटीआई डील करेगी, वो तो एक मजलूम पार्टी है, उनके साथ तो जुल्म किया गया है। यही हो सकता है कि उनके दुखों का मुदावा करने के लिए तो समझौता एक शायद बेहतर लफ्ज़ हो कि उनके साथ समझौता कर लिया जाए कि आपके ऊपर जो 2 साल लगातार इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी 2 साल जबर हुआ है, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जबर हुआ है, तो इस मामले पर कोई उनके दुखों का मुदावा किया जाए। लेकिन इसके अंदर ये देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल करके कोई इमरान खान साहब की मुलाकात कराई गई है, तो इसका जवाब नफ़ी में है। क्या इमरान खान साहब से पिम्स हॉस्पिटल में या शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो आपके इस्टेब्लिशमेंट है उनके किसी नुमाइंदे ने मुलाकात की है, इसका जवाब नफ़ी में है। क्या इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे का जेलर के ज़रिए यानी सुपरिटेंडेंट के ज़रिए या किसी और ज़रिए से कोई पैगाम अभी रिसेंटली पहुंचाया गया है, तो इसका जवाब भी नफ़ी में है। अब जो पैगाम रसानी का एक ही ज़रिया है इस वक्त, और वो ज़रिया क्या है, वो ज़रिया ये है कि बुशरा बीबी साहिबा के अहल खाना से चूँकि मुलाकातें, उनकी कुछ मुलाकातें जो कि हाथों पर गिनी जा सकती हैं, तो उधर से कोई पैगाम रसानी हो सकती है कि बुशरा बीबी साहिबा के अहल खाना को कोई पैगाम दिया जाए, वो बुशरा बीबी साहिबा को पैगाम पहुंचाएं, और बुशरा बीबी साहिबा की चूँकि रिसेंटली एक मुलाकात करवाई गई है इमरान खान साहब से, तो वो मैसेज इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन है कि इमरान खान साहब तक पैगामात कैसे पहुंचाए जा सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे, लेकिन क्या कोई ऐसे पैगामात पहुंचाए गए हैं अभी रिसेंटली, तो इसका जवाब भी नफ़ी में है। अब जो आपने सवाल किया, ख़ास तौर पर एक बड़ी दिलचस्प खबर भी सामने आई है, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, तो उसका सीक्वल आ गया है। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि एक खातून साफ़ी ने यह दावा किया कि आला सिक्योरिटी हुक्काम की ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ का बस सरसरी सा बराए नाम जो है वो नाम लिया गया, और बाद में जो ख़बर चैनल्स को दी गई उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं था, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के मामले पर, तो क्रेडिट नहीं दिया गया। तो उसके बाद जो फैसल वाउडा जो कुछ कह रहे थे कि सब कंटेनर पर खड़े नज़र आएंगे, करप्शन की फ़ाइलें खुलने वाली हैं, और उसके बाद यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि ये सारे अपोजिशन में चले जाएंगे। तो एक बड़ी दिलचस्प वजाहत आई है कामरान शाहिद साहब के ज़रिए और एक दो और लोगों के ज़रिए। कामरान शाहिद साहब को चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, उन्होंने ख़ुद भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया, और ज़ाहिर है किसी भी सहाफ़ी को किसी भी ज़रिए से ख़बर मिलेगी तो वो उस ज़रिए को कोट करके या उस ज़रिए के मुतल्लिक सिक्योरिटी ज़राए कह के या बाखबर ज़राए कह के वो ख़बर सामने ला सकता है। तो वो जो उन्होंने बताया, अगर आप उनका ट्वीट पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है हुकूमत के जाने के हवाले से, मिसाल के तौर पर सैयद वड़ाई साहब का कॉलम जिसमें ये कहा गया था कि बजट के बाद
इस हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि और क्या जवाल होगा। उसके बाद उन्होंने एक और भी कॉलम लिखा कि अगर ये समझते हैं कि ता क़यामत इनकी हुकूमत रहेगी तो इससे पहले तो मार्शल लॉ के दौर भी ख़त्म हो गए हैं, हर वज़ीर-ए-आज़म का दौर ख़त्म हो गया, हर वजारत ख़त्म हो जाती है, तो सहाफ़त तो उधर ही रहती है, कलम तो उधर ही रहते हैं। ज़ियाउल हक़ भी सहाफ़त को ख़त्म करते करते खुद चले गए, तो सहाफ़त तो उधर ही है। जनरल मुशर्रफ ने जब एमरजेंसी नाफिज हुई थी तो सारे टीवी चैनल्स को बैन कर दिया था, तो चैनल्स उधर ही हैं। दुरानी साहब, राय साहब, ये दुरानी साहब जो बड़े इंटरव्यूज देते हैं और आजकल बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, ये खुद टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हमले करवाते रहे और जाके देखते रहे, फिर उसके बाद ये खुद इसमें शामिल थे। जी हाँ, ये जिस वक्त तहरीक चल रही थी वकला तहरीक, तो जियो न्यूज़ इस्लामाबाद के दफ्तर पर जब हमला हुआ था तो जियो दुबई मीडिया सिटी से मैं कुछ दिन के लिए जियो न्यूज़ इस्लामाबाद आया था, तो मैं उस हमले का विक्टिम भी हूँ। मैं वहाँ पे मौजूद था। हामिद मीर साहब जब शीशे तोड़े थे, जी शीशे टूट रहे थे, तो मैं उस वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद था और हामिद मीर साहब भी उसी ऑफिस में मौजूद थे, हमारा वही जो जियो इस्लामाबाद का ऑफिस है। तो उस वक्त ये वज़ीर इत्तलात थे दुरानी साहब मुशर्रफ के, तो ये बार जब शीशे वगैरह तोड़े गए, हम सहाफ़ियों पर तशद्दुद वगैरह किया गया, जब वो तशद्दुद का पूरा सिलसिला मुकम्मल हो गया तो उसके बाद वो कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, तो उसके बाद ये आगे अफसोस वगैरह करने के लिए और बाद में एक दो मजम्मती बयानात जो है वो जारी कर दिए। तो बहरहाल अब जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक हमने कहा, और अब कामरान शाहिद साहब का मैं बता रहा था कि उन्होंने जो वजाहत दी है उससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने दोबारा एक कॉलम लिखा, ठीक लिखा कि हुकूमतें तो जानी होती हैं, उनको तो जवाल आना ही होता है, लेकिन जो उस पर वजाहत आई है वो बड़ी दिलचस्प है। उस ख़ास तौर पर फैसल वाउडा के हिसाब से, इसी तरह ये एक और जो साफ़ी हैं या पता नहीं वकील हैं या साफ़ी हैं या कुछ भी नहीं है, या साफ़ी भी नहीं है या वकील भी नहीं है, मुनीफ फ़ारूक साहब, तो उन्होंने भी इसी तरह की खबर दी कि लुब्बे लुबाब ये था कि हर किसी की अपनी आरा हो सकती हैं और एक जो माशरा है उसके अंदर हर कोई अपनी ओपिनियन रख सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वो कोई यानी इस्टेब्लिशमेंट की सोच, और तासुर इस तरह दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, लेकिन हर कोई अपनी आरा रख सकता है और बाकी सब एक पेज चल रहा है। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त राब्ता कारी है और ज़बरदस्त किस्म का कंसेंसस है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन फैसल वाउडा की जो पेशगोइयाँ, उसके ऊपर ये कहना कि हर कोई अपनी ज़ाती ओपिनियन रख सकता है, और उसके बाद फैसल वाउडा साहब का दोबारा अपीयर होना और उसी किस्म की बातें दोहराना, उससे ज़ाहिर होता है कि फैसल वाउडा को कोई शटअप कॉल नहीं दी गई रावलपिंडी से कि बस करो यार, तुम क्या हमारे दरमियान दरार डाल रहे हो। और फैसल वाउडा आज खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर भी नहीं सकते कि वो खुद ही ये सब बातें शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है, दो इसके नताइज निकलते हैं। पहला नतीजा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत पर तनकीद हो, ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हो, और उसके बाद हुकूमत को ये बावर कराया जाए कि आपकी करप्शन की फ़ाइल्स हमारे पास हैं, ताकि ये मज़ीद दुबके रहें, और उसके साथ साथ ताकि ये कोई माशी परफॉर्मेंस दिखाएं, इनको रियलाइज़ हो कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं। वेकअप कॉल थी ना, कि जैसा होता है ना क्लासरूम में, अगर टीचर जो है वो सबके साथ एक ही रवैया रखे तो वो 7 दिनों में से एक दिन ज़रूर ज़रा डांटता है। जी, और दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया जा रहा है और इमरान खान साहब को लाया जा रहा है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, इमरान खान को लाने का तो मतलब ये है कि आप सब कुछ जो है फिर बेच बचा के पाकिस्तान से चले जाएं। राय साहब, ये तो नामुमकिनात में से बात है। आई डोंट नो, लोग इस बात के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि शायद ये होगा और इमरान खान आकर बाहर हुकूमत। हम तो राय साहब एक नज़रिए के मुताबिक, एक जो सोच है पाकिस्तान की आवाम और जो जमहूरियत में होना चाहिए, अदालतें कैसी होनी चाहिए, हम तो उस बुनियाद के ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ज़रूर आएगी और ये जो जुल्म किया जा रहा है, फस्ताई, ये ज़रूर ख़त्म होगी। राय साहब, फैसल वाडा की क्योंकि आपने बात की है, मैं चाहूँगा कि पहले उनके मुतल्लिक जो उन्होंने दावे किए इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लें और फिर आगे हम बढ़ेंगे। फैसल वाडा साहब ने एक तो कहा जी कि 3 महीने की तहरीक इंसाफ को भी डील दी है कि 3 महीने का बजट पास करा कर काम चलाओ,
आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अगर अपने लीडर से मोहब्बत है तो ये मंजूर कर लें। नदीम मलिक ने जी पूछा कि उनको किसने डील दी। फैसल वाला ने जवाब दिया कि उनको मैंने डील दी है। अगर उनको इमरान खान से मोहब्बत है, डील लें, 1 या 2 साल की डील करें। अब वो मुझे नहीं पता कि वो कहना क्या चाहते, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। 1-2 साल की डील करें, मैंने डील दी है, ढील दी है, इनको ढील किसने दी है। राज साहब, ये तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवा दी जाती हैं। क्या कुछ हो रहा है, ये बंदा आ गया टीवी पे बैठ गया और टीवी पे शफी जान को पूछ रहा है, बता रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है भाई बताएं कैसे बात आगे बढ़ी, हम बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। राज साहब, ये क्यों ऐसा? और इसका कहीं ताल्लुक इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से तो नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तो एक आपको टकराव नजर आ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट भी आमने सामने है और वहाँ से भी सख्त पैगाम दिए जा रहे हैं। अब मसला यहाँ पे ये कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, आखिर में ये डील कर लेंगे, लेकिन ज़रूर पैगाम दिया गया। और पैगाम क्या था कि हम पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 2 आज़ाद और एक जो दूसरा है, इनके साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेंगे, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे। उन्होंने, क्योंकि 4 जो लोग थे, आज़ाद लोग थे, जिनके तरफ पीपल्स पार्टी देख रही थी कि इनको हम शामिल करते हैं, वो चले गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास। और जिनकी वो जमात है, जिनको वो प्यारे हुए, उन्हीं को ये पैगाम दिया गया कि ठीक है फिर तुम ये कर रहे हो तो फिर हम ये कर लेते हैं। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक वहाँ से भी है? खान साहब को निकालना बाहर, ये सारा, यानी सारे इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है। किसी को डराना है, धमकाना है, किसी का तड़ाह निकालना है, तब भी इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने जब अपना मैसेज कन्वे करना होता है तो उसके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वो उनके ज़रिए ये ख़बर लगवा देते हैं और कहते हैं कि आप ज़राए से ख़बर लगा दें। और ज़राए से ख़बर जब वो लगाते हैं, कभी इजाज़त दे देते हैं कि सिक्योरिटी ज़राए, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं बस ज़राए कह दें तो ख़बर के ड्राफ्ट से ही पता चल जाता है कि ख़बर जो है ये कहाँ से आई है। ज़ाहिर है कि अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बर होगी तो पता चल जाएगा कि वो ख़बर कहाँ से आई। अगर उसकी गवर्नेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं, अगर सिर्फ ये भी लिखा जाए कि अहम हल्कों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सबको पता चल जाता है कि ताकतवर हल्के ही ख़ुद को अहम हल्के समझते हैं, तो ये उन्हीं के मुतल्लिक़ है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वही अहम है, तो उन्हीं के मुतल्लिक़ ख़बर होगी वो, या वहाँ से आई होगी। दूसरा ये होता है कि जिस तरह की एक ये ब्रीफिंग हुई है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड रखी जाती है, उस ब्रीफिंग में जब सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, और इस तरह की बहुत सी ब्रीफिंग्स बतौर सहाफ़ी हमने अटेंड की हैं, तो उसमें से जो बातचीत हो रही होती है उसके अंदर एक ख़ास टोन जानबूझ के सेट की जाती है ताकि यहाँ से आप वाइब ले लें, आप वाइब ले लें। तो जिस तरह इससे पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, तो एक इसी तरह की आला तरीन सतह की ब्रीफिंग में जब हम गए, जिसमें आला तरीन आर्मी के जो ओहदेदार थे, आला तरीन टॉप शख्सियत, वो बैठे हुए थे। तो जब हम उस ब्रीफिंग में गए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और अभी इतने ज़्यादा इख्तिलाफ़ात नहीं थे, तो वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब के मुतल्लिक बड़ी बातें की गई और गवर्नेंस के मुतल्लिक बातें की गई, और इस तरह से की गई कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है लेकिन ये इश्यूज़ हैं। लेकिन सहाफ़ी की नोज़ फॉर न्यूज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज, और बाद में ये भी कहा गया कि इसके ऊपर कोई ख़बर वगैरह ना करें। आने वाले दिनों में कोई आप तज़िया वगैरह देना चाहते हैं तो उसको तज़िये की सूरत में दें। तो उसके ऊपर फिर जो असद कैसर साहब हैं, जब ये स्पीकर कौमी असम्बली थे, तो कुछ दिन के बाद जब मैंने ये समझा कि अब मुनासिब वक्त है कि इस खबर को रिवील करने का, इस खबर को ब्रेक करने का, तो मैंने कहा चलें इनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। तो स्पीकर हाउस में उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने वैसे ही इशारों कनायों में बात की कि कैसे आपके ताल्लुकात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्होंने कहा बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं, ज़बरदस्त एक पेज चल रहा है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर कोई इस तरह का मसला वगैरह हो तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन वो बड़े मुतमईन थे कि इस तरह का कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे कुरेदने की भी कोशिश की कि क्या आपको इस हवाले से कोई ख़बर वगैरह मिली है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। और बड़े ज़बरदस्त असद कैसर साहब बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारी मीटिंग हुई, खाना भी उन्हीं के साथ खाया। चूँकि वो स्पीकर थे तो ये उनसे बातचीत हुई।
लेकिन मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि वो कहते हैं ना मैच पै गया। तो वो मैच पै गया तो हमने एक वीलॉग कर दिया और वीलॉग के अंदर वो उसका कैप्शन दे दिया कि लावा फटने वाला है, कौन किसको पहले निकालेगा। तो पीटीआई के दो दोस्त बड़े नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो इख्तलाफात जो हैं वो करवा के बैठे हुए हैं, आप तो बिल्कुल चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हेड ऑन हो जाए, और आपने लिखा है लावा फटने वाला है, कौन पहले किसको निकालेगा। तो सिर्फ 3-4 माह गुजरे और हमें पता था कि बैक एंड पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं। तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और वही एग्जैक्टली वही हुआ कि कौन पहले किसको निकालेगा, कि वो एक अफवाह भी फैल गई रजीम चेंज ऑपरेशन की रात के क्या इमरान खान साहब जनाब बाजवा को बर्तरफ करने वाले हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को खुली और जनाब बाजवा को ये था कि इससे पहले कि मैं रजीम चेंज ऑपरेशन करवा के इमरान खान साहब को इक़्तिदार से महरूम करूं, ऐसा न हो कि ये मुझे बर्तरफ कर दें। तो फिर वो लोगों को रियलाइज़ हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन जब हो गया कि सहाफ़ियों की जो ख़बरें होती हैं वो इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़राए से आती हैं। किसी ब्रीफिंग में बैठते हैं, वहाँ से वाइब ले लेते हैं, कभी कोई सोर्स उनको ख़बर दे देता है। तो बहुत सी ख़बरें जो कि सियासतदानों के तक भी नहीं बराह रास्त पहुँची, तो वो सहाफ़ियों के ज़रिए आगे पहुँचा दी जाती हैं एक डिज़ाइन के तहत। तो अब भी ये जो सहाफ़ियों के पास ख़बरें हैं ये ऐसे नहीं है जैसे वो जो ख़बर थी, ये कॉलम लिखा गया द पार्टी इज़ ओवर। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये कोई फ़ौज ने दे दी थी सुहेल वड़ाई साहब को, उन्होंने जो तज्ज़ियाती तौर पर लिखा, लेकिन उन्होंने हतमी महीने लिख दिए थे, हतमी महीना के इसके अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक बात बताऊं, मैं आपको एक इसमें बात बताऊं साहब, हमारी जो जर्नलिज्म का जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसी बातें खबरें आप इन्हें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में चैलेंज कर दें, सारी उम्र लग जाएगी, कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। हमने जर्नलिज्म हार्ड एविडेंसेस के ऊपर पाकिस्तान में होती हुई देखी नहीं है। वो इधर से सुन के उधर लोगों का मिजाज भी वैसा हो गया और लोग उसके ऊपर फिर उसी हिसाब से जो है वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं ये खबरें झूठी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर खबर झूठी है तो कोई स्टेक होल्डर आएगा नहीं, जाके चैलेंज करेगा भाई आप ये अपनी जो अंदाजे हैं इसको अपने पास रखें। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिसेस जैसी थी वैसा ही आपका व्यूअर उसी प्रैक्टिसेस की शक्ल में ढल चुका है। आप दिखा रहे हैं उसे, वो देख रहा है और फिर उसकी ओपिनियन भी वैसी ही बन जाती है। देखिए हार्ड एविडेंस कुछ खबरें होती हैं कि वो यानी अगर आपने बजट के मुतल्लिक को खबर दी है वो उसका कोई हार्ड एविडेंस होगा, आपने करप्शन के मुतल्लिक खबर दिया कोई हार्ड एविडेंस होगा। ये कोई जनाब बाजवा ने लोगों को लिख के तो नहीं देना था या उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम इमरान खान साहब को हटाने लगे हैं, ये हम स्टैंप कर रहे हैं, नोटराइज करके दे रहे हैं आपको, ये चला दें। या इस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो या हुकूमत हो, जब वो ज़राए से खबर देती है वो आपको हार्ड एविडेंस तो नहीं देती, वो आपका अपना साफ्ती प्रोफाइल होता है। आपको पता होता है कि आपका सोर्स कितना क्रेडिबल है और आपकी नोट्स पर न्यूज़ होती है। आप लेकिन 3-4 ज़राए से खबर चेक करते हैं। नहीं राय साहब, लोग लिख देते हैं सिक्योरिटी सोर्सेज से ये खबर जो है वो आ गई है और दूसरी तरफ क्या है। ऐसी खबरों को तो खैर चैलेंज किया नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हार्ड एविडेंसेस हैं वो डेफिनेटली अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। मैं क्विकली आगे जाऊंगा क्योंकि नहीं, वो इस तरह की खबरों के तो हार्ड एविडेंसेस नहीं होते ना, वो तो आप उस सर्कमस्टांसेस देखते हैं। यानी बहुत से इससे पहले हमारे जो हुक्मरान रुखसत हुए हैं उनको खबरों की सूरत में बता दिया गया था, निज़ामी साहब ने बता दिया था। तो वो यही हुक्मरानों को भी नहीं पता होता, पता लगता है शाम को डिसीजन आ गया कि ओके गुड बाय आप घर जाएं। तो वो अखबारात से ही कई हुक्मरानों को पता चला कि अच्छा मैं जाने वाला हूँ। अब मियाँ नवाज शरीफ को भी अखबार से ही पता चला था कि वो पार्टी ओवर हो गई है, बल्कि इसके ऊपर लेकिन वो जितनी देर में उन्होंने किसी ने चैलेंज करना था उसका तख्ता उलट चुका था ना, खबर सच्ची हो गई चलेगी, तो वहां पे तो जरूरत नहीं पड़ी ना। मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे बढ़ें और ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट वाला मामला है, आपको क्या लगता है ऐसा 3 महीने का बजट आएगा कि बजट पूरा आना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो है वो सिर्फ सियासत हो रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का पीटीआई का मौक़िफ़ यह 3 महीने का बजट, फिर बाद में खबर आई कि नहीं पूरे साल का हम बजट लेकर आ रहे हैं, और अब फिर खबर आ रही है कि पूरे साल का बजट पेश ना करने से सूबे को माशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। शौकत यूसुफजई, तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि नहीं 3 महीने का हम बजट लेकर आएंगे, और ये एक तरह से जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिसके ऊपर हम कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स तो हमने अडयाला के बाद नहीं देखी, हमने जब मौका था तब नहीं देखी, तो ये कौन सी कोई प्रेशर टैक्टिक्स से कुछ निकलेगा? आपको लगता है कुछ होगा इससे? अच्छा, आपने आगे बढ़ने की बात की, मैंने कहा कोई शायद जो है ना हम
किसी और इससे भी बड़ी खबर की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 महीने का हो या साल का, असल इशू ये है ही नहीं। क्या 3 महीने का नहीं, ये इतनी बड़ी करे? खबर है। वो अलीमा खान कह रही है कि बजट नहीं पास करवाना में लड़ाई हो रही है, आप कहते हैं बड़ी खबर नहीं है। इतनी बड़ी खबर है ये? नहीं नहीं, ये कोई खबर नहीं आशमी साहब, ये तो उधर वेबसाइट्स पे लिखी हुई खबर है। बहरहाल वो एक्चुअल इशू ये है कि 3 महीने या 12 महीने, ये इस वक्त पीटीआई का इशू नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा कि 3 महीने में क्या ये प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, 3 महीने का बजट पास करवाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने फर्दर बजट पास नहीं करवाना? उसकी अपनी एक बड़ी मालियाती कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं। असल में तो ये 3 महीने का बजट मंजूर करवाएं और ये कहें कि जी हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करवा रहे हैं कि वो प्रेशर, इससे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, इससे फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। चले, अगर तो आपको कोई कह रहा हो कि 3 महीने का फ़िलहाल करवा दें और इसके बदले में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, या बजट मंजूर करवा लें इसके बदले में हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप कभी ईद के पीछे छुप जाते हैं, कभी रमज़ान के पीछे छुप जाते हैं, कभी बड़ी ईद के पीछे छुप जाते हैं। एक सबसे जो वाइज बात की थी वो अलीमा खान साहबा ने की थी कि इनके पास ये जून की विंडो है, सबसे ज़बरदस्त विंडो है जून की, और इसके अंदर आप जो है ये हर सूरत में इमरान खान साहब को कम से कम बाकायदा हॉस्पिटल मुंतकिल, यानी एक इंजेक्शन के लिए जहाँ उनका प्रॉपर इलाज हो, 2 हफ्ते लग चाहिए, 4 हफ्ते चाहिए, 6 हफ्ते चाहिए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो। इस वक्त तो ये फोकस होना चाहिए इस पीटीआई की मौजूदा क़यादत का, वो ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए धरना हमने कहाँ पे देना है, डी चौक पर देना है या अडियाला पर देना है? इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम कितने कारकुनों को इकट्ठे कर रहे हैं? हम यूनियन काउंसिल की सतह पर क्या तैयारी कर रहे हैं? हम शहरों की सतह पर क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तहसील लेवल पर क्या तैयारी कर रहे हैं? हम ज़िले की सतह पर क्या तैयारी कर रहे हैं? हम डिवीज़न की सतह पर क्या तैयारी कर रहे हैं? और फिर डिवीज़न के बाद आप आ जाते हैं सूबे की सूबाई सतह पर क्या तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो यूनियन काउंसिल के लेवल पर तैयारी इसलिए नज़र नहीं आती कि पूरी पीटीआई अलीमा खान साहिबा रिक्वेस्ट करती रहती हैं और पीटीआई में से कोई बॉदर ही नहीं करता इनकी क़यादत में से कि वो कारकुनों को लेके अडियाला जेल पहुंच जाएं। इनको सूट ही नहीं करता। ये बिल्कुल मज़ामत इस वक्त इनका ख्याल है कि हमारे ये जो मज़े लगे हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मज़ामत करना नहीं चाहते। ये 3 महीने वाला भी एक ढकोसला है। और आप देख लें, अगर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि हम 3 महीने का कराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो तो सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। तो इसलिए पीटीआई को अपने वर्कर्स को इस डिबेट में उलझाने के बजाय और पीटीआई के वर्कर्स को इस डिबेट में उलझने के बजाय सवाल करना चाहिए अपनी क़यादत से। छोड़ें ये नहीं, ये तो बजट के नहीं, जी। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो सवाल ही अलीमा खान का है। ये तो सवाल ही अलीमा खान का है। वर्कर ने तो जो करना था कर लिया। ये तो सवाल ही अलीमा खान ने कहा कि जून आपके पास है, प्रेशर बढ़ा लो, उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और वो सवाल ही उन्हीं का था। खैर, इस पे वैसे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि काबीना में रद्दोबदल की बात हो रही है और वज़ीर दाखिला की राना सना का और आज़म नज़ीर तारड़ के नामों पर गौर हो रहा है। और सेंटर राना सनाउल्लाह मुशीर से वफाकी वज़ीर के अहदे पर फायज़ होंगे। हुकूमत काबीना का हुजम भी कम करेगी। बाज़ वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। वजारतों और डिवीजन्स की तादाद 32 तक महदूद की जाएगी। नून लीग शिकायत कर रही थी कि मैशत इसलिए ठीक नहीं हो रही, वजारत ख़जाना उनका नहीं, इसलिए अब फैसला किया गया कि डार साहब को ख़जाना दे दिया जाए। और टीवी पर वैसे खबर नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी उड़ान प्रोग्राम इनके पास होगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त पे कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।